राजेश जी बहुत गंभीर चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी के ऊपर ये जो एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, राजेश जी, आपने बहुत लंबा दौर पार्लियामेंट के अंदर रह के रिपोर्टिंग के दौरान, कवरेज करने के दौरान तमाम बड़े नेताओं के, राज्यपाल के आपने इंटरव्यू किए हैं, बहुत करीब से देखा है आपने सत्ता को भी और विपक्ष को भी। ये राहुल गांधी पे जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, क्या ये हमले किसी हताशा का परिणाम है, किसी गुस्से का परिणाम है, कोई रणनीति है, या फिर कुछ और है जो हम नहीं पकड़ पा रहे? वरना किसी सांसद का इतनी जल्दी सदस्यता जाने के बाद मकान खाली करा लेना, फोन कटवा लेना, जैसे मैंने अपने एंट्रो में भी कहा कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी कब से सांसद नहीं है, के बंगले हैं। ये खेल क्या है? राहुल पे इतने हमले के पीछे का खेल क्या है, राजेश? धन्यवाद संजय भाई। देखिए, मैं ये आपसे कह सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कि राहुल गांधी दरअसल एक प्रतीक है। ये हमला राहुल गांधी पर नहीं है। और राहुल गांधी प्रतीक किस बात के हैं? लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है कि अपने से असहमत लोगों को भी साथ लेके चलना। जो आपके संग विचार के आधार पर या आपके आलोचक हैं, उनको अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये धड़कता हुआ जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र खामोश हो जाएगा। तो राहुल जो है इस वक्त, इन दिनों, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वो एक असहमति के केंद्र बने हुए हैं। अपने देश के मतदाताओं की ओर से एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जो लोकतंत्र को धड़कते रहते देखना चाहता है। अब कोई सरकार अगर इतनी गैर जिम्मेदार हो जाए, आप अपनी आलोचना पसंद ना करें, तो फिर क्या करते हैं आप? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो आपसे असहमत है उसको आप मिटा दीजिए। हमने देखा है अपने देश के अतीत में कुछ प्रयास ऐसे किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि आप उन प्रतीकों को, उन संस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाइए जो आपके ऊपर उंगली ना उठा सकें। यानी आपके ऊपर से मतलब मेरा आशय सत्तारूढ़ पार्टी या जिसकी सरकार चल रही है उस पे। अब ऐसी संस्थाएं कौन सी हैं? संसद है। हम देख रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन संसद को कितना बौना बना दिया गया है। जिस संसद पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए पहली बार तो उसकी सीढ़ियों पर मत्था टेका था, तो हम लोगों को बड़ी आस्था जगी थी और बड़ा अच्छा लगा था कि कम से कम लोकतंत्र के दरवाजे पर एक ऐसी सकारात्मक पहल हो रही है। तो ऐसा हुआ जरूर शुरुआत में, लेकिन बाद में हमने देखा उसी संसद को कितना बौना बना दिया गया। राहुल गांधी का भाषण विलोपित करने की कार्रवाई जो है कितनी आप कह सकते हैं कि असंसदीय है और बहुत ही पूर्वाग्रह से प्रेरित है। हमने देखा कि पिछले दिनों अरविंद जी भी इसके गवाह हैं, लगातार संसद जाते रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने संसद नहीं चलने दी। देखिए, संसद चलने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? सबसे बड़े दल, सबसे बड़े बहुमत वाले दल की होती है। और जो सरकार में बैठा हुआ होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार संसद को चलाए। संसद नहीं चलने दी सरकार के लोगों ने। और अगर मैं बहुत सारे पिछले 5-7 वर्षों का एक सिलसिला संक्षेप में आपके सामने रखूं तो देखिए, ये वही ऐसी केवल सत्तारूढ़ दल ने ही संसद का अपमान नहीं किया है इस तरह से हरकत के। सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने, आपको याद होगा आईटी मंत्रालय की जो स्थायी समिति थी, अरविंद जी शायद मुझे करेक्ट करेंगे, साल मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सत्तारूढ़ दल ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दूसरी चीज, जो अधिकारी बुलाए गए थे वो गृह विभाग के बुलाए गए थे, वो उन्होंने बायकॉट किया। आप संसद की स्थायी समिति का बायकॉट एक अधिकारी करे, नौकरशाह करे, इस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं। कोई दूसरा होता तो मेरा ख्याल है उसकी जगह सीखचों के भीतर होती। आप देख लीजिए, शून्यकाल, प्रश्नकाल, कितने बार आप
समाप्त कर दिए गए, उनकी कोई आवाज ही नहीं हुई। किसान आंदोलन और पेगासस मामला जब चल रहा था तो हमें याद है कि कितने सत्र के सत्र जो है भेंट चढ़ गए अवरोध और हंगामे की स्थिति के कारण, और उसमें सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी थी। तो मैं ये आप देखें, काम के घंटे, बिजनेस के घंटे देखते हैं तो संसद के कम होते जा रहे हैं। उसके बाद आप सीबीआई देख लें, ईडी देख लें, केंद्रीय एजेंसियां देख लें, और चुनाव आयोग देख लें, रिजर्व बैंक देख लें, कोई भी कहीं पर भी किसी संस्था को एक लोकतांत्रिक स्वायत्तता नहीं मिली है, और उसकी स्वायत्तता या उसकी आजादी को और पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझता हूं कि जब चुनाव अगले साल हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब 10 साल की हुकूमत हो जाए तो और मतदाताओं के बीच में आपको जाने का अवसर आए, तो फिर निश्चित रूप से आपकी झोली उपलब्धियों से भरी होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा सरकार की झोली उपलब्धियों की तरफ से खाली है, और उनकी जगह है क्या? फिर आप कहेंगे 10 साल में हुआ क्या? भाई मैं मानता हूं कि 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की, जो हमारे एक राष्ट्रीय नायक हैं, उनकी मूर्ति बनी है, राम मंदिर बना है हजारों करोड़ का। तो मेरा निवेदन यह है कि राम तो हमारे दिलों में विराजे हैं। राजेश जी, एक ही और जानना चाहूंगा, जो सरदार पटेल की मूर्ति बनी है उसमें चीन का कितना योगदान है? जी संजय, एक बात दोहराएंगे? मेरी जानकारी में आया है जो सरदार पटेल की मूर्ति बनी है जी, उसमें चीन का बड़ा योगदान है। हाँ, नहीं वो तो सारे लोग जानते हैं कि कहाँ बनी है, कैसे। अभी हम चलिए मान लीजिए ये छोड़ दें, मैं बारीक बात जो कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार को क्या करना चाहिए था। जब आप हजारों करोड़ का मंदिर बना सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा शानदार रेलवे स्टेशन बना सकते हैं, सब कुछ आप एशिया में सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन गांव में स्कूलों के लिए शिक्षक नहीं है, अस्पतालों के लिए डॉक्टर नहीं है, शोध के नाम पर शोधार्थी नहीं है, हर हाथ के लिए रोजगार नहीं है। मैं आपको 2014 का क्यों 17 का आंकड़ा दिखाता हूं। इस देश के औसत नागरिक की आमदनी 1 लाख सालाना 1,14,958 रुपए थी, और जो 21-22 में घट करके 91,481 रुपए रह गई। तो ये एक आंकड़ा है जो आंखें खोलने वाला आंकड़ा है। मैंने शायद आपके शो में बताया हो कि 2014 में इस देश पर केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज था, केवल, जो 1947 के बाद से चला आ रहा था। केवल 8 साल में 55 लाख करोड़ से 164 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। यानी आप देखिए 110 लाख करोड़ केवल 8 साल में बढ़ गए। और उसकी सूरत में आंकड़ा भी देखिए, 2014 में आप देखिए कितने लोग इस देश में भूखे थे, या कितने इस देश में लोग ऐसे थे जो अपना पेट भरने के लिए अनाज खरीदने में सक्षम थे। करोड़ों लोग थे। आज खुद सरकार ये आंकड़ा देती है कि 82-83 करोड़ लोग निशुल्क भोजन पा रहे, यानी 82-83 करोड़ लोग खुद कमाने की स्थिति में नहीं हैं, आप उनको पाल रहे हैं। और जब आप ये ऐसा करते हैं तो फिर भाई साहब, ये उपलब्धियां कौन सी हैं आपकी? किन उपलब्धियों के सहारे आप जो है लोगों की अदालत में, जनता की अदालत में जाएंगे? मैं बात और राम की कर रहा था कि राम तो इस देश में कण कण में विराजे हैं। मंदिर बनता तो और नहीं बनता तो, राम का अस्तित्व हजारों साल से मंदिर निरपेक्ष रहा है। कोई मंदिर, हजारों मंदिर बने, हजारों मंदिर ना बने, राम के अस्तित्व और उनकी कद में कोई कमी नहीं आती। तो भूखे भजन ना होए गोपाला। जब इस देश के 82-83 करोड़ लोग पेट नहीं भर सकते, उनको आपको निःशुल्क अनाज देना पड़ रहा है, तो राम को पूजेंगे पहले कि अपने घर के पेट को पूजेंगे? पहले पेट पालना की बात है। तो एक बात ये है। दूसरी चीज, मैं अपनी बात एक और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर सबको सुन के अगले। देखिए, एक समय आपने जो कहा कि भाजपा क्या खेल कर रही है प्रतिपक्ष के साथ, एक समय कांग्रेस की जो स्थिति थी उसके सामने वो बीजेपी जैसी थी। उसके सामने बहुत सारे दल जो थे, छोटे छोटे दल जो थे, वो बौने थे, नाटे थे। क्यों? देश आजाद हुआ था, सारी अन्य विचारधाराएं इस लोकतांत्रिक गुलदस्ते में पनप रही थी, लेकिन वो कांग्रेस काम भी कर रही थी। तो जब कांग्रेस काम कर रही थी और वो दल भी पनप रहे थे, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को उसका लाभ मिलता गया। आज कांग्रेस की जगह
भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उसके सामने दल जो है छोटे हो रहे हैं, कम छोटे आकार के हैं, दुर्बल हैं, दीनहीन हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये काम नहीं कर रही है। और जब काम नहीं करती कोई सरकार, तो फिर वो कैसे मतदाताओं को खींचने की कोशिश करेगी? वो मतदाताओं को बांटेगी, समाज को बांटेगी, नफरत के जरिए समाज के घर घर में आप देखिए कि किस तरह से इन दिनों माहौल बना हुआ है, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, उपजातियों के आधार पर। तो इस तरह से बांट कर सियासत करने की जो चाल है, वो अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेज ऐसा किया करते थे, और अब ये इस लाइन पर चल पड़े हैं कि जहां पर ऐसा लगता है कि वो जो जो इस देश के मतदाता की स्थिति है, वो अंततः मुझे ऐसा लगता है कि हमें चुनाव आते आते ये ना लगे कि हम 10 साल में ठग लिए गए। जी संजय जी।